वायुमंडल की अगर जो परतों की बात करूं तो वो हमारे वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। जैसे कि हम मानते हैं, पहला है क्षोभमंडल, इसे हम क्षोभमंडल कहेंगे। और दूसरा है हमारा समतापमंडल, जिसमें तापमान बराबर रहता है। और तीसरा है हमारा मध्यमंडल। और चौथी जो परत है वो है आयनमंडल। और जो बाहरी, वो सबसे बाहर है वो ब्रह्मा को प्यारा यानी बाहरी मंडल। और क्षोभमंडल की हम जो पृथ्वी की पहली पृथ्वी की बात करें, जिसमें इंद्रधनुष बनता है, बादल बनते हैं, बिजली गड़गती है, और उसके बाद में मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। जिसकी मोटाई अगर जो बात करें तो 10 से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। अगर बात आती है अब दूसरे की समता मंडल की, तो समता मंडल क्या है, यहाँ पर मौसम समान होता है, बादल नहीं होते, बिजली नहीं कड़कती है, और इसके बाद में ऐसी कोई घटना नहीं होती है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर कोई घटनाक्रम नहीं होता। इसीलिए विमान जो उड़ते हैं, जहाज, तो जहाज ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करते हैं तो वो रखते हैं समता मंडल पे। यहाँ पर जैसे ही क्षोभमंडल से उड़कर समता मंडल में जैसे पहुंचता है पायलट, तो अपने वहां पर ऑटो पायलट लगा करके छोड़ देता है विमान को, ताकि वो फिर आगे उड़ता रहता है। ठीक है, ये हो गया समता मंडल। समता मंडल की मोटाई है 50 किलोमीटर। समता मंडल को पार करते ही यहाँ पर एक परत पड़ती है, इसका नाम है O3 यानी कि ओजोन परत। तो कभी कभी समता मंडल पूछा जाता है किस परत पर है, तो समता मंडल पर बोल सकते हैं, लेकिन समता मंडल की ऊपर वाली परत पर ओजोन परत का कार्य चलता रहता है, जो कि हमारे जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें हैं उनको आके रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी वापस भेज देती है, आने नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद आता है मध्यमंडल। जो मध्यमंडल है यानी 2 ऊपर मंडल 2 नीचे मंडल बीच का है मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और समता मंडल पे यहाँ पर सर्दी, उससे ज्यादा सर्दी मध्यमंडल में। अब आ जाओ आयन मंडल पर। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के जो चीजें वो यहाँ मिलती है। तो कुछ समय पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे, रेडियो के लिए यहाँ पर प्रयोग करते थे तरंगों का, आयन मंडल का। नीचे से यहाँ से जो रेडिएशन जाती थी, यहाँ टकराकर वापस धरती पर आती थी, इसीलिए यहाँ पर सैटेलाइट भी छोड़ना ठीक समझा वैज्ञानिकों ने। ये सैटेलाइट आयन मतलब क्या है, यहाँ से जो रेडियो की तरंगें जाती थी आयन मंडल से टकरा करके नीचे को आती थी। क्वेश्चन ये बन जाते हैं, ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ पर वैज्ञानिक रेडियो तरंगों को वापस धरती पर बुलाने के लिए काम करते थे, तो वो था आयन मंडल की ऊपर वाली परत। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, 400 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर 400 किलोमीटर तक आयन मंडल। उसके बाद रहता है वायुमंडल, यानी कि आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो कभी कभी पूछ लेता है काला आसमान कहाँ देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर प्रकाश नहीं है, वो है वायुमंडल। यहाँ से ऊपर जाओगे आप तो आप अंतरिक्ष में पेश कर गए, मतलब प्रवेश कर गए, और पृथ्वी की कवरेज जो एरिया है वहां से बाहर निकल गए, आप एक उल्का बन गए या फिर उल्का पिंड बन गए। ठीक है, ये था आपका वो व्यवस्था जो हम बात करते हैं वायुमंडल की। अब हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ पर जो गैसें पाई जाती हैं, तो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन, जैसे आप जानते हैं। लेकिन इसमें पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं उनको जाने। तो उनमें जिम्मेदार गैसें CO2 जैसे कि CFC, HFC, PEC, SF6, CH4 और या N2, ये सब ग्रीन हाउस गैसों का जो अतिक्रमण रहता है वो यही रहता है। अगर बात करें ये अतिक्रमण मचाती कैसे हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं कार्बन छिपा हुआ है। कार्बन दिखने में छोटा होता है तो यह नहीं, वो गाना याद आता है तो है नहीं इतनी सी भी आपस में मचा रखी है, वही हिसाब है। क्योंकि जब किरणें ऊपर से आ रही होती हैं, ये सूर्य की किरणें जब ऊपर से आ रही होती हैं, तो इनका काम क्या है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जाना है। जब वापस जाने बीच में कौन मिल जाती है, CO2 क्या करती है, सबसे जल्दी बॉन्ड बनाती है। तो इससे क्या कर लेती है, दोस्ती कर लेती है किरणों से, और इनका क्या कर लेती है, यहाँ पर गुंछा बना लेती है, यानी वापस नहीं जाने देती। जब वापस नहीं जाएंगी तो जो आई हुई किरणें वो क्या बन जाएंगी, तांडव करेंगे। तांडव में क्या नुकसान होता है हमारी पृथ्वी पर, तो हमारी पृथ्वी यानी जलने लगेगी, हिमालय पिघलने लगेंगे, नदियां ज्यादा उफान भरने लगेंगी, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, तो छोटे मोटे द्वीप डूब जाएंगे। इससे ही होते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कार्बन उत्सर्जन कम से कम क्या करें,
इसमें सबसे बड़ा योगदान निभाता है कार्बन बढ़ाने में प्लास्टिक और जो वायु प्रदूषण है वो, ठीक है। मतलब कार्बन बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आप इतना समझ चुके होंगे। अब ये टेम्परेचर की बात हुई है, तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो औसतन तापमान पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस है, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो टोटल कितना हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल हुए, जगह जगह इसकी धन्यवादी हुई, कुछ संगठनों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए, कुछ देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए, जैसे COP29 अभी हाल ही में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। ऐसे ही ये पहले हो चुके हैं, उनको थोड़ा नजर मार लें। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, पेरिस समझौता हुआ था 2015, प्रभावी 2016 में हुआ। ओजोन के लिए हुआ था एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि ओजोन को बचाना है, ओजोन को सुरक्षित रखो, नहीं तो सबको त्वचा कैंसर होंगे, किसी को कुछ होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बहुत कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए इस प्रोटोकॉल में कहा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, कि CFC गैस को कर दो बंद, जो आपके फ्रिज और AC में जो चल रही है उसको कर दो बंद। इसकी जगह पर आप HFC रख सकते हो, क्योंकि इसमें कार्बन के 2 बॉन्ड थे, अब C को हटाकर H कर दिया, लेकिन है तो C फिर भी, इसीलिए किगाली एग्रीमेंट होता है, उसमें कर देते हैं कि CFC को हटा देते हैं और HFC इसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। लेकिन HFC भी कितनी अच्छी ज्यादा नहीं है। HFC गैस ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती, परंतु यह एक प्रभावी हरित गैस भी है, प्रभावी गैस है। फिर भी किगाली एग्रीमेंट रवांडा में हुआ, हस्ताक्षर 2016 में हुए, प्रभावी 2019 में हुआ, ये इंपोर्टेंट हो सकता है नहीं। अब यहाँ की बात करें कौन कौन सी गैस है हमारा वायुमंडल में, यानी क्षोमंडल में कौन कौन सी गैस है समताप में और यहाँ पर, यानी कि हमारा वायुमंडल बना कैसे। मान लो बेसिक सी चीजें, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है 0.03, और 1% में बहुत सारी गैसें हैं। अब वायुमंडल के 3 प्रमुख घटक थे, एक था धूलकण, दूसरा जलवाष्प और तीसरा था गैसें। गैसें हमने लगभग जानी ली। अब बात आती है हमारी किसकी, जलवाष्प की। तो जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं क्षोमंडल की। जलवाष्प बादल निर्माण एवं वर्षा के लिए आवश्यक होता है। जलवाष्प हरितगृह प्रभाव डालता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं डालता। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य क्या करते हैं, अपनी तेज रोशनी को इस पृथ्वी पर भेजते हैं। मानो कि ऐसे आदमी हो, वृक्ष हो, ताले, नदी, तालाब, कुछ भी, नदी, तालाब, नहरें, कुआं, पोखर, आदमी, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ, सबसे ये अपना टैक्स वसूलते हैं। टैक्स के रूप में वो क्या लेते हैं, जलवाष्प लेते हैं। और जलवाष्प की औकात कितनी है, कहाँ तक जाने की जाएगी, जलवाष्प ज्यादा से ज्यादा जा सकती है तो कितना, ज्यादा से ज्यादा जा सकती है तो कितना, 2 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ से नीचे से चलना शुरू करती है, जलवाष्प यहाँ से उठना शुरू करती है, तो 165 मीटर पर ये कितना कम हो जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस कम होती जाता है। अब सोचिए ये 8 किलोमीटर ऊपर चली गई तो कितना माइनस हो जाएगी, तो माइनस तो बहुत चला जाएगा, यानी बर्फ जम जाएगी। और जो बर्फ के जमे हुए होते हैं बादल, उसे हम क्या कहते हैं, बादल। तो फिर वो भारी हो जाएगी, फिर उससे क्षोमंडल से ऊपर जाने की है नहीं। तो सूर्य बस उतना ही है, सूर्य से टैक्स लेते हैं। अब टैक्स लिया है तो वो सबको बांटेंगे भी। एक दिन क्या होती है, वहां से बारिश आती है और सबको भिगो के चली जाती है, जिसका भाई जैसा पानी था उसका वहां पर वापस कर दिया जाता है, ठीक है, कुछ ओस के रूप में, कुछ बर्फों के रूप में। अब बात आती है कि हमारे यहाँ तो बारिश हो जाती है, हिमालय पर बारिश नहीं होती। हिमालय पर बारिश नहीं होती का मतलब ये है कि हिमालय की ऊंचाई आप देखे जाएं तो 5000 से लेके 8000 मीटर तक है, तो 5 से 8 किलोमीटर तक। मैंने कहा 165 मीटर पर 1 डिग्री कम, तो सोचिए 1600 मीटर पर कितना डिग्री कम हो जाएगा। अब सोचिए 5000 मीटर पर कितना कम हो जाएगा, 8000 मीटर पर कितना कम हो जाएगा। तो बर्फ तो जमनी है नहीं। विमान भी जब ऊपर उड़ते हैं ना, जब समता मंडल में, तो वो भी जमे हुए आते हैं नीचे बर्फ के कारण, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर कम होता है। अब समस्या ये कम क्यों होता है, सूर्य की रोशनी तो पहले आसमान में होनी चाहिए, धरती पर बाद में आती है, तो गर्मी तो वहां ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसका भी एक प्रभाव है,
वो भी प्रकाश या कोई किरण जाती है, जब तक वो किसी से नहीं टकराती तो अपना प्रभाव नहीं जमाती। ठीक है, अगर जब वो अपना प्रभाव जमाती है ऊपर, तो वहां पर होता है अल्बिडो। अल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। तो बादलों से टकरा कर वो फिर वापस हो जाती है, तो वहां पर प्रभाव वो नहीं डालती है। अब सुनिए, ऊपर से एक किरण यहाँ टकराई और यहाँ तक ऊपर को जा रही है। ठीक है, अब यहाँ टकराई तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ रही, यहाँ ऊपर। जितने ऊपर चले जाते हैं यहाँ का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कार्ड क्या है, जैसे हम सर्दियों में तापते हैं, जितनी दूर से तापते हैं उतना क्या हो जाता है, कम गर्मी लगती है। जितना नजदीक आते हैं उतना गर्म लगता है। जितना मौसम धरती कैसी होती है, गर्म। ऊपर तो गर्म होने वाला कुछ है ही नहीं, यहाँ क्या हो जाता है, धरती गर्म होती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ रहेगी, धरती पर। वहां से ऊपर थोड़ी कम है, वहां से ऊपर बिल्कुल कम है, और ऊपर जाओगे बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल बर्फ ही जमी है। ठीक है, तो इस प्रकार तो इसका टेम्परेचर रहता है। इसीलिए हम कहते हैं 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो हो गया आपका जलवाष्प। हर जगह से जो खींचा जाए उसे हम क्या कहते हैं, जलवाष्प। यही जलवाष्प क्या बन जाती है, बादल बन जाती है। लेकिन बादल बनने में निर्माण किसका होता है, तो वो होता है डस्ट यानी धूल कणों का, डस्ट पार्टिकल्स। आप डस्ट पार्टिकल्स को ऐसे मानेंगे, रात में जब टॉर्च जलाते हैं तो आपको टॉर्च का जो प्रकाश दिखता है वो भी डस्ट पार्टिकल है। नहीं, प्रकाश दिखेगा ही नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा ये प्रकाश है। आप वो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, आप आवाज सुन पाते हैं किसी की, या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, वो भी क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत छोटे हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल अपने यहाँ तो थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हमको तो नहीं दिखते। आसमान और छोटे, और ऊपर जाएंगे तो और छोटे, और ऊपर जाएंगे तो और छोटे। यही ऊपर जाके आयनमंडल में जाके इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल का काम क्या है, डस्ट पार्टिकल का काम ये है, जो जल वाष्प नीचे से जाती है उनको अपने अंडर में करना और ओसांक बना देना, ओसांक बना देना। ठीक है, बादलों का निर्माण करने में इनकी बहुत सारी क्या होती है, योगदान होता है बादल बनाने में डस्ट पार्टिकल्स का। ठीक है, तो धूल के कण बादल निर्माण ये वर्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सोचिए, और धूल के कण ना होते, नहीं तो आप सुनते, नहीं मैं सुनता, कोई किसी के नहीं सुनता। धूल के कण नहीं होते तो टॉर्च की लाइट कैसे मालूम पड़े कितनी ऊपर जा रही है। जो डीजे पर लाइट इधर से उधर घूमती रहती है, ऐसे बांस की तरह इधर से उधर ऐसे घूमी थी ना, तो वो भी सब किसकी महिमा है, डस्ट पार्टिकल्स की। बादल बनते हैं वो भी डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल ना हो तो क्या लगता है, बारिश होगी, नहीं होगी। अब सुनिए, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। अब जब तक वायुमंडलीय दाब नहीं बनेगा तब तक बादल कैसे उठेगी, नीचे से जलवाष्प उठेगी कैसे, है ना। तो उनको जानना है। वायुमंडलीय दाब किसी सतह के ऊपर पाई जाने वाली वायु के वजन के कारण लगने वाला दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसको नापते कैसे हैं, तो वो है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब की इकाई कितनी है, मिलीबार यानी एमबी को कहा जाता है। सूर्य प्रकाश देगा, यहाँ पर दाब कैसा बनेगा, हाई प्रेशर, और वो ढूंढेगा क्या, लो प्रेशर। तो हाई से किधर चलता है, तापमान लो की तरफ चलता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर तापमान का प्रभाव क्या है, तो तापमान बढ़ने पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अब ये ऊपर उठती है तो जाएगी कहाँ, आसमान में। ऊपर जाएगी तो ऊपर तो ठंडी होती जाएगी, जैसे ही ठंडी हो जाएगी वैसे क्या बन जाएंगे, बादल। तो ये वायु कैसी हो जाएगी, भारी। तो फिर कहाँ गिरेगी, वहीं गिरेगी, यहाँ से उठी है, लेकिन यहाँ से उठ रही है वहां तो नहीं गिर पाएगी, लेकिन थोड़ी इधर उधर को बढ़ जाएगी, गिर जाएगी तो फिर से क्या होगी, गर्म होगी, फिर वो वहां से फिर उठा दी जाएगी। इसे कहते हैं हम वायुमंडलीय दाब पर तापमान का प्रभाव। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर की तरफ इसका चलता रहता है। दाब प्रवणता क्या है, ये भी पूछा जाता है, दाब प्रवणता का महत्व क्या है। तो दाब प्रवणता का मतलब है वायु का चलना। वायु का चलना यानी लो प्रेशर और एक तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। आप गर्मियों में देखते होंगे, जो आपको टाइफून वगैरह चक्रवात वगैरह दिखते होंगे, भूत बोलते हैं इन्हें, हवा की गांठें। वो हवा की गांठें क्या ढूंढती हैं, लो प्रेशर ढूंढती हैं। हाई प्रेशर क्या है कि हवा गैसें विचलित हुई, गर्म हुई और उन्होंने अपना बवंडर बनाना शुरू कर दिया। फिर वो देखते हैं वो बड़ा सा वृक्ष है, तो बड़ा सा वृक्ष पर यहाँ पर क्या ठंडा सा होता है, वहां जाके शांत हो जाएंगे। आदमी कहता है बाबा आ गए, बस पेड़ पे बाबा आ गए। बट वृक्ष, पीपल वृक्ष बबड़े भी होते हैं है, तो वहां पर आके वो शांत हो जाती हैं। तो उनको हम मान लेते हैं कि बस बाबा जी सवार हैं। कहीं कहीं बड़े बड़े तालाब हैं, वहां पर समा जाती हैं। कहीं ठंडा टेम्परेचर वहां पर क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहां पर खत्म हो जाती हैं। तभी कहते हैं कि तालाब पर रहे बाबा,
यदि आई मीन जो भी घोस्ट जो भी मानते हैं घोस्ट, हाँ, तो इसे ही दाब प्रवणता कहते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना दाब प्रवणता कहलाया जाता है। पवनों पर मुख्य 3 प्रकार के बल लगाए जाते हैं, जैसे मैं एक की तो चर्चा कर चुका। एक की जिसकी चर्चा की है मैंने वो है दाब प्रवणता, और दूसरा होता है कोरोलिसिस बल। कोरोलिसिस बल जो पवनों की दिशा में परिवर्तन करता है, तुमको जाना किधर है। वो ऐसा है जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक मान लो ध्रुव पॉइंट मान लो ऊपर और नीचे, ये अपने स्थान पर घूम रही है। अब इस स्थान को घूमने पर हवाएं चलेंगी। हवाएं कैसे चलती हैं? इधर से उधर घूमना। वो कैसे हो गई? घूमने से। अब मान लो आप घूम रहे हैं, आप बॉल फेंकेंगे तो किधर जाएगी? आप फेंकना चाहेंगे सीधी डायरेक्शन में, लेकिन जाएगी उल्टी डायरेक्शन में। तो पृथ्वी जब घूम रही होती है हमारे, तो हमें हवा को इधर जाना होता है तो किधर मुड़ जाती है? अपने दाएं मुड़ जाती है। और नीचे कहाँ मुड़ जाती है? अपने बाएं मुड़ जाती है। मतलब हमारे बाएं, लेकिन वो ऐसे करके आ जाएगी तो दाएं मुड़ जाती है। याद रखना, कोरोलिसिस बल के कारण हवाएं क्या करती हैं? अपना दिशाएं बदलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाएं मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाएं मुड़ती हैं। ठीक है, कोरोलिसिस बल का काम क्या होता है? हवाओं को मोड़ना। ठीक है, अब सुनो, घर्षण बल पवनों की गति कम करता है। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल को बता दें। घर्षण बल पवनों की गति को क्या करता है? कम करता है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ों का योगदान क्या है? पवनों को थोड़ा कम कर देना। और जो पेड़ है, पेड़ों के भी कम क्या है? हवा को थोड़ी कम कर देना। ठीक है, अब जैसे ही आप 500 मीटर ऊपर जाते हैं तो हवा बहुत तेजी से चलने आपको दिखेगी। ठीक है, तो पहाड़ियां, पेड़, ये सब क्या करती हैं? हवा को अवरोध पैदा करती हैं। हवा पर लगाएगा घर्षण यांत्रिक रूप से हवा को धीमा कर देता है। भाई हवा को रोकता कौन है? तो पेड़ हैं, पहाड़ हैं और प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो इनको रोक लेते हैं। ठीक है, घर्षण बल हो गया। अब बात करें हम दाब पेटियों की। दाब कहाँ ज्यादा लगता है उनकी हम थोड़ी सी जिक्र करते हैं, इसी डायग्राम पे हम समझते हैं। ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी को मैंने पहले ही बताया 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, और ऊपर को 90 डिग्री और 90 डिग्री नीचे। 90 अक्षांश ऊपर को चले हैं और 90 नीचे को चले हैं। टोटल हमारे 181 हो जाते हैं इंक्लूड 0 डिग्री को, और 179 हो जाते हैं जब हम ध्रुवों को हटा दें तो। ठीक है, अब सुनिए, टोटल वैसे 180 है ना, तो अब ऐसे ही मान लो ये बीच वाला जो सबसे गर्म रहेगा जोन, ये रहा कर्क रेखा। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसे। ये कर्क रेखा है और नीचे ये है मकर रेखा। इनके बीच में सबसे ज्यादा घूमते हैं सूर्य, यहाँ इधर से उधर घूमते रहते हैं क्या? सूर्य। अब सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ने वाला है तो वो बीच वाले 0 डिग्री में पड़ने वाला है। अब इसे ही बोलते हैं ITCZ जोन। ITCZ जोन। ITCZ का मतलब होता है कि यहाँ पर सूर्य की सीधी जो किरण है वो पड़े, वहां से जलवाष्प वगैरह ऊपर को उठे। अब यहाँ से दोनों सब हाई टेम्परेचर बनता है इस बीच वाली रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पर। यहाँ से इसे डोलड्रम बोलते हैं, डोलड्रम भी बोल देते हैं इसे। यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ से जो गर्म हवाएं नीचे जो विचलित हुई वो क्या ढूंढेगी? लो प्रेशर। लो प्रेशर का मिलेगा उनको ऊपर। तो यहाँ से जो हवा, जो यहाँ से गर्म हवाएं हुई वो जल वाष्प लेकर कहाँ जाएंगे? ऊपर आएंगे। ऊपर तो आएंगे, कितनी ऊपर तक आएंगे? तो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे, लेकिन वो भारी हो गई। अब जैसे ही वो भारी हो जाती हैं तो वो कितनी दूर तक फेंक दी जाती हैं? 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। ठीक है, ऐसे मान लो हमारे गुजरात तक, गुजरात वाली सीट तक कितना 37.5 डिग्री है भारत का कर्क रेखा। उससे ऊपर कितना जा सकते हैं? आप जा सकते हैं उत्तराखंड तक, पंजाब तक और उत्तर प्रदेश तक, ऊपर वाले हिस्से तक, गोरखपुर तक, इस इलाके तक पहुंच सकते हो। यानी 30 डिग्री यहाँ तक हो जाएगा आपका, संभवतः, है ना। अब यहाँ तक हो गया तो उस एरिया तक क्या हो जाएगा? बादल गिर जाएंगे, है ना, क्योंकि जो उठे ना कर्क विषुवत से, वो कर्क के ऊपर तक, यानी 30 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों में बादलों को फेंक दिया जाएगा। अब ये क्या करेंगे? भारी थी, वहां गिर गई। अब गिरते ही वो किधर को भागेंगे? सीधी ठंडी होकर वहीं पर भागेंगे जहां से वो उठी थी, है ना। वो भी अपना क्या ढूंढेंगे? जोन ढूंढेंगे। भारी हो गई इसलिए 30 डिग्री पर फेंक दी गई। अब वो किधर जाएंगे? 0 डिग्री की तरफ फिर से जाएंगे। फिर से जाएंगे तो वहां पर फिर ITCZ जोन नहीं बन रहा है, तो फिर से वो क्या कर देंगे? ऊपर फेंक देंगे। ऐसे मान लो फिर से वो इधर उधर गिरेंगे और फिर कहेंगे लो फिर हम तो फिर आ गए। तो अच्छा तुम फिर आ गए तो उठो, फिर फेंक दी जाएंगे। फिर से ऐसे घूम के 30 डिग्री फिर से आ जाएंगे, लो फिर हम तो फिर आ गए, फिर से फेंक दिया जाएगा।
तो यही चलता रहता है। यही साइकिल क्या करता है, बारिश और बादल लाने का सबसे बड़ा कारण होता है। और जो क्षेत्र बारिश का माना जाता है वो 30 डिग्री कर्क रेखा से, वो विषुमत से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे तक सबसे ज्यादा बारिश मानी जाती है। यही जोन जो है उसी को हम ITCZ जोन कहते हैं। सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़े सूर्य की, उससे हम ITCZ जोन कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब उसके बाद कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव यानी अस्वच्छांश। अस्वच्छांश क्यों कहते हैं 30 डिग्री को? 30 डिग्री को 30 से 35 मान लो, इस डिग्री को हम अस्वच्छांश इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर दबाव पड़ता है ज्यादा। क्योंकि जो बाहरी हवाएं थी वो सबसे ज्यादा कहां पर गिरी है, 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। अब ये नहीं, व्यापार जो लोग होते थे, व्यापारी वो समुद्र में जो चलते थे तो अपने साथ में वो घोड़ों को लेके चलते थे कि जब भी जमीन मिलेगी तो हम घोड़ों से वहां पर मर्चेंट करेंगे यानी व्यापार करेंगे। तो जब वो आ रहे होते तो उनको जहाजों को बड़ा उनका सामना करना पड़ता था उन हवाओं का, जो मतलब भारी हवाएं थी, दबाव ज्यादा बना रही थी, तो ऊपर से गिर रही जो दबाव ज्यादा था। तो वहां के जो व्यापारी थे तो वे क्या करते थे, घोड़ों को उतार दिया करते थे। घोड़े तो तैरकर साथ साथ चलते चलेंगे, इसीलिए जब घोड़े उतारते थे तो जहाज हल्का होता था और वो चलने लगता था जहाज। अब वो हल्का जहाज हो गया और हुआ कि सीध पर 30 डिग्री पर, क्योंकि उनको दबाव महसूस हुआ, इसीलिए उनको 30 डिग्री को एक और नाम दे दिया गया अस्वच्छांश, क्योंकि वहां पर घोड़े उतार दिया करते थे व्यापारी लोग, इसलिए वहां पर अस्वच्छांश कहने लगते हैं। अब बात आती है अस्वच्छांश पे, तो 30 डिग्री पे मान लो दबाव है और उससे ऊपर क्या होगा, उससे ऊपर और ज्यादा दबाव होगा। यहाँ से जो हवा उठेगी वो ऊपर गिरेगी, वो 66.5 पे गिरेगी, जाके 66.5 पे जो गिरेगी 60 पे जाके वो और भारी होगी, यानी बर्फ बनाएगी। वहां से जो उठेंगे ध्रुवों की तरफ तो वो और भारी होगी। तो सबसे भारी हवाएं कहां पर मिली, वायुदाब पेटी कहां मिली, तो वो मिली हमें ध्रुवों पर। सबसे कम मतलब हल्की दाब पेटी कहां मिली, तो मिली 0 डिग्री पर, और सबसे भारी ध्रुवों पर। अस्वच्छांश का मिला बीच की, वो मिला 30 डिग्री पर। ये बन गया तुम्हारा ITCZ जोन। ठीक है, ये था आपका ITCZ जोन। ये बहुत बड़ी कहानी थी, मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता दी है। ये गया ITCZ जोन कहां पर था, 0 डिग्री पर, क्योंकि यहीं पर सीधी रेखाएं हमारी पड़ रही थी। ये गया ITCZ जोन। यहां से ऊपर गई हवाएं, ये गई ऊपर हवाएं, यहां से फेंक दी और लौट कर ठंडी होकर कहाँ आ गई, लो भाई फिर हम आ गए, फिर से उठा के फेंक दी जाएगी, हो गई लो भाई फिर हम आ गए, लो भाई फिर हम आ गए। बार बार उनको क्या करते रहेंगे, फेंकते रहेंगे थोड़ी देर ऊपर को, और वो गिरकर वहां पर फिर हल्की होकर फिर वहीं आ जाएंगी। हल्की होंगी फिर ऊपर उठेंगी, और उठेंगी तो भारी होगी, ऊपर तक जाते हैं फिर वहां गिर जाएंगी। अब यहाँ से उठेगी, जो यहाँ से उठेंगी वो कहाँ गिरेंगी, यहाँ पर गिरेंगी, यहाँ से उठेंगी वो यहाँ पर गिरेंगी, लौट के वहीं पर ऐसे चलता रहता है। और सबसे बड़ा जो जोन बनता है वो ITCZ जोन कहाँ बनता है, विषुवत रेखा पर, यानी 30 डिग्री के बीच में बनता है। ठीक है, ये था ITCZ जोन। अब पूछा जाता है सबसे भारी कहाँ रहता है, तो सबसे भारी रहता है यानी ध्रुवों पर। ध्रुवों पर उच्च दाब पेटी यानी 80 से 90 डिग्री बनती है, और जो 45 से 66.5 है वो ऊपर ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, मीडियम वाली, और जो 23 से 35 तक है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, जिसे हम अस्वच्छांश से बोलते हैं। और जो भूमध्य रेखी है वो निम्न दाब, यानी यहाँ पर कोई टेम्परेचर, वो दाब नहीं, टेम्परेचर बहुत है। ठीक है, ऐसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब पवनों की यहाँ पर भी बात की जाती है, तो पछुआ पवनें कहाँ चलती हैं, तो पछुआ पवनें चलती है 35 से 45 डिग्री के बीच में, दोनों साइड एक ही बात है। व्यापारिक की मैंने आपको बता दिया 30 डिग्री पर व्यापार क्या नहीं, अस्वच्छांश पे क्या चलती है, व्यापारिक पवनें, और भूमध्य रेखा पर निम्न दाब पेटी, यहाँ पर कोई भी पवनें नहीं चलती हैं। ठीक है, ITCZ के साथ अन्य दाब पेटियां भी थोड़ा दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती हैं। दाब पेटियों के विस्थापन के कारण मुख्यतः 2 जलवायु बनती हैं, एक मानसून, एक भूमध्य जलवायु। अब इनके बारे में जान लो। मानसून जलवायु क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। मानसून जलवायु इस जलवायु से प्रभावित क्षेत्रों में ऋतु के आधार पर पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। ऐसे जलवायु क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का अधिकतम भाग ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में, ग्रीष्म का मतलब गर्मियों के ऋतु के प्राप्त होता है, और तथा शीत ऋतु में यहाँ पर क्या रहता है, सामान्य रहता है। तो मानसून का मतलब कहां पर रहेगा, मानसून यहाँ पर इन तीनों रेखाओं के बीच में क्या रहेगा, मानसून गर्मियों में ज्यादा रहेगा। ऐसे मान लो उत्तरी गोलार्ध में कहां पर कब रहेगा, तो यहाँ पर जून से लेकर अगस्त तक,
क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य होते हैं। और दक्षिण में जब मकर की बात करें तो यहाँ पर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक रहेगा। तो यहाँ से बीच से लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा यानी विषुमत से लेकर मकर की तरफ वर्षा कौन से सीजन सबसे ज्यादा रहेगी, तो ये रहेगी दिसंबर से लेकर मार्च तक। अगर वो कहे उत्तरी गोलार्ध में वर्षा सबसे ज्यादा यानी मानसून जलवायु कब रहेगी, तो ये रहेगी जून से लेकर अक्टूबर तक इस वाले इलाके में, ठीक है। क्योंकि सूर्य कहाँ प्रेजेंटेशन देंगे, कर्क पर, तो दिसंबर में देते हैं वो 22 दिसंबर तक, कहाँ पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में। ये हो गया मानसून जलवायु। भूमध्य जलवायु क्या है? भूमध्य जलवायु वो जैसे ही भूमि के मध्य यानी विषुमत की बात कर रहा है। ये वाली जो इक्वेटर आपको दिख रहा होगा, ये वाली भूमध्य रेखा है। तो इस जलवायु प्रभावित क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का अधिकतम भाग शीत ऋतु से प्राप्त होता है, क्योंकि जब सूर्य ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं और नीचे से ऊपर यानी सबसे बीच में सूर्य होते हैं भूमध्य रेखा पर, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र यही रहता है बारिश का। वार्षिक वर्षा का अधिकतम भाग शीत ऋतु से प्राप्त होता है तथा ग्रीष्म ऋतु सामान्य शुष्क हो जाती है ऊपर और वैसे ही नीचे। ऐसे जलवायु क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कैसे फल होते हैं? खट्टे फलों का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, खट्टे फल सबसे ज्यादा कौन सी जलवायु से होते हैं? भूमध्य जलवायु से होते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने एक बात कही बीच में, अल्बिडो यानी एज ए रिफ्लेक्शन, उसे बोलते हैं अल्बिडो। अल्बिडो कहाँ बनता है सबसे ज्यादा, कैसे कैसे बनता है? यानी जो किरणें आई हैं उनको वापस जाना ही अल्बिडो कहलाता है। बादलों में बनता है इसका 80 से 90%, और बादलों में 75 से 80%, और ताजा बर्फ पर इसका रहता है 80 से 90% अल्बिडो, मतलब किरणों का वापस जाना। बर्फों पर क्या होता है, जैसे आप हिमालय या जम्मू कश्मीर या यहाँ पर जाएंगे, जब सूर्य निकल रहे होंगे तो आपको हजारों सूर्य जमीन में दिखेंगे। जमीन का मतलब है बर्फ पर देखेंगे। वहां पर आप ऐसे नंगी आंखों से नहीं घूम सकते, आगे का नहीं दिखेगा क्योंकि नीचे से चमक आ रही है। इसलिए वहां पर सन ग्लासेस यानी काले वाले काला काला चश्मा वो लगाना पड़ता है। इसी जो रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आता है चमक नीचे से, उसे बोलते हैं अल्बिडो। और जो बादलों से भी, बादल भी सफेद हैं, वहां से जो बादल वापस हो जाती है किरणें, उसे भी अल्बिडो कहते हैं। सबसे ज्यादा अल्बिडो बनता है तो वो बनता है कहाँ पर है? ताजा बर्फ का होता है, यानी हिमालय ग्लेशियर वगैरह। और देखा जाए तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सबसे बड़ा वो है, यहाँ से रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। और फिर उसके बाद बादल आते हैं। उच्चतम तापमान की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो अल अजीजो जो पहले का था नया रिकॉर्ड बन गया डेथ वैली यूएसए, यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया है। सबसे कम तापमान देखा जाए तो वही अंटार्कटिका, वोस्टॉक जो अंटार्कटिका के रूसी अनुसंधान क्षेत्र है, यहाँ पर -89 डिग्री 89.2 डिग्री देखा गया है। अच्छा, ताप में अंतर की बात करें, ताप अंतर यानी ताप में अंतर की बात करें, कैसे क्या होता है? किसी स्थान के उच्चतम, ये आपको दिख रहा होगा, वही मैं 3 रेखाएं खींच देता हूं, ये गए वही वाली हैं, कर्क मकर और विषुमत। उच्चतम और न्यूनतम तापमान में अंतर को हम क्या बोलते हैं? तापांतर। तापांतर दैनिक तथा वार्षिक आधार पर देखा जाता है, रोज और हर साल के हिसाब से। सर्वाधिक दैनिक तापमान गर्म स्थलों में पाया जाता है, जैसे ये इधर सहारा हो गया, और इधर मरुस्थल कालाहारी वगैरह, ये इधर हमारा थार हो गया, इन पर ये पाया जाता है सबसे ज्यादा। यहाँ पर क्या होता है? सूखा यानी रेत ज्यादा होता है, वहां पर पाया जाता है। ह्यूमिडिटी क्या है? आर्द्रता, जैसे छोटी छोटी बूंदें, मॉइस्चर। गर्मियों में आर्द्रता ज्यादा रहती है यानी नमी, हमारे चेहरे पर हाथों पर भी नमी सही सी रहती है। और सर्दियों में ये शुष्क महसूस होता है यानी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। आर्द्रता ऐसे मान लो कि हल्की हल्की ऐसी जो हवा में नमी, हवा में नमी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। इसकी जो वो इसको मापा जाता है, उससे मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किसी वायु द्वारा अधिकतम रखी जा सकने वाली जलवाष्प की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? नमी। और नमी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा गर्मियों में होती है, इसीलिए वर्षा भी गर्मियों में सबसे ज्यादा होती है। और सर्दियों में ये शुष्क रहती है ह्यूमिडिटी, इसीलिए ह्यूमिडिटी को शुष्क है तो सर्दियों में भी वर्षा नहीं होती। ये तापमान पर डिपेंड करती है। अब आता है ड्यू पॉइंट यानी उष्मांक। उष्मांक सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन रहता है? तो सबसे ज्यादा उष्मांक रहेगा आपका सर्दियों में, और गर्मियों में बूंदे बन जाता है। जब 0 डिग्री यदि 0 डिग्री या उससे कम होता है तो संघनन के दौरान जलवाष्प किस कणों में बदल जाता है? बर्फ में, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक।
और जब यदि उष्मांक 0 डिग्री से अधिक होता है तो ये जलवाष्प की बूंदों में बन जाता है। जैसे मान लो जब ये 0 डिग्री पे होगा तो ये बन जाएगा बादल, और जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बन जाएगा बूंदें, जब बूंदें बन जाएगा तो फिर बारिश हो जाएगी। ड्यू पॉइंट जब वो आसमान में डस्ट पार्टिकल के साथ में घूम रहे होते हैं तो ये बर्फ के फॉर्मेट में हो जाते हैं, जब वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है तो बादल बन जाते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ पर सुना होगा गर्मी बढ़ जाती है, उस दिन कहते हैं आज तो बारिश होगी, और जिस दिन बारिश होगी उस दिन क्या होता है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो यही उष्मांक क्या होगा, ड्यू पॉइंट है, ये गर्म होने पर क्या बन जाता है, बूंदे, और बूंदे जब बन जाता है तो कहाँ भारी होकर कहाँ गिर जाते हैं, जमीन पर, धरती पर। अब उष्मांक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटे छोटे मतलब ड्यू पॉइंट जो डस्ट पार्टिकल की तरह आसमान में घूम रहे हैं बादल बनकर। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता 3 प्रकार की होती है, जैसे मैंने बताया, निरपेक्ष, सापेक्ष और विशिष्ट। जो निरपेक्ष है वो किसी निश्चित तापमान पर वायु में पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा जो वायु के प्रति इकाई आयतन में देखी जा सकती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई ग्राम पर घन मीटर में मापी जाती है। ये निरपेक्ष आर्द्रता के प्रकार है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गिलास भरा हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर लगाया और 9% पानी था, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर 34 कर दिया तो वही कितना बचा, 80% बचा। और यहाँ टेम्परेचर मैंने जब 38 कर दिया तो यहाँ पर पानी कितना बचा है, 63% बचा है। ये इसे बोलते हैं हम निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरी आर्द्रता है वो है सापेक्ष आर्द्रता। बदले में किसी निश्चित तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता तथा नमी क्षमता के अनुपात के प्रतिशत के सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है तब वायु संतृप्त होती है, तब वायु में संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी जो बूंदें हैं वो इकट्ठा होने लग जाती हैं। विशिष्ट आर्द्रता क्या है कि प्रति 1 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इकाई ग्राम पर 1000 ग्राम होती है इसकी विशिष्ट वाले की। अब कुछ क्वेश्चन है वायुमंडल से संबंधित जो हमें लगाना जरूरी है क्योंकि वो पूछे गए, छोटी हो बड़ी हो परीक्षा सबके क्वेश्चन वही है, लेकिन हर क्वेश्चन में लिखा नहीं है उसका क्या वो है। वायुमंडल में सर्वाधिक जैसे पूछा गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो वो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो नाइट्रोजन 78.8% है, कहते हैं 78% लिखा मिल जाता है हमें। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं क्या कहाँ घटित होती हैं, तो वो घटित होती हैं आपके क्षोभमंडल में, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे बात करें तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो मैंने जैसे बताया कि समता मंडल पे वो पाई जाती है, ऊपरी हिस्से पर। अगला क्वेश्चन है, समता मंडल को जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की घटना नहीं होती, इस पर तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है वो कौन सी है, जैसे मैंने बताया पहले के जो वैज्ञानिक थे सो सबसे पहले भेजते थे आयन मंडल पे, वहां से टकरा करके वापस आ जाती थी। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो ग्रीन हाउस के लिए होगी CO2। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, तो वो है ब्रह्ममंडल यानी बाहरी मंडल। इनमें से किस मंडल को सामान्य मंडल भी कहा जाता है, सामान्य यानी तो उससे कहेंगे मध्यमंडल यानी दोनों के बीच का मध्यमंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, तो उससे बोलेंगे हम ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा समता मंडल। आंधी वर्षा और बिजली की का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो वो कहां पर होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। आज की क्लास इतनी रहेगी क्योंकि क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है और अगली क्लास इससे आगे वाली को आपको जल्द ही मिलने वाली है।